दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिलॉजिकल में। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, क्रैश कोर्स सीरीज़ लो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए चलाई हुई है, तो उसी के सेगमेंट में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ अनटचेबिलिटी बीन अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस प्रोहिबिटेड। ये कह रहा है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत खत्म कर दिया गया है और इसकी प्रैक्टिस को भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इसके लिए दोस्तों आर्टिकल 17 है, यानी थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। और साथ में हम ये और ऑप्शन भी देख लेते हैं। आर्टिकल 19 जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग इसमें जो है राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 19 में। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, पीसफुली असेंबल होना होता है, और राइट टू फॉर्म एसोसिएशन होता है। ये सभी आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। और आर्टिकल 20 थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अगर किसी भी ऑफेंस के लिए आप कन्विक्ट कर लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपकी क्या प्रोटेक्शन होगी। तो जो आर्टिकल 21 जो है वो ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। ठीक, मतलब ये कह रहा है कि जब जिस समय जिस इंसान ने कोई एक्ट किया जिसके लिए वो उसे चार्ज होना था या चार्ज हुआ, अगर उस काम को, उस कार्य को करते वक्त वो ऑफेंस नहीं है किसी लॉ के अकॉर्डिंग, तो उस पर चार्ज नहीं लगेगा। सही है ना। यानी वही वाली बात हो गई। मतलब अगर सपोज मर्डर किया और किसी लॉ के अकॉर्डिंग मर्डर अपराध नहीं है तो उस पर वो मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। ये नहीं कि हाँ आज तो वो लॉ, कहीं किसी लॉ में वो ऑफेंस है ही नहीं और आज मर्डर कर दिया, कल को आप लेकर आ रहे हो उस पर कानून बना करके कि हाँ अब उसे पनिश करेंगे, कि कल आपने ऑफेंस किया था मर्डर, कल आपने कोई काम किया था जिसका नाम हमने आज के लॉ में मर्डर दिया और ये ऑफेंस साबित होगा तो अब आपको प्रोसिक्यूट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसे बोलते हैं हम लैटिन भाषा में एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। ये भी पूछ लिया जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन क्या है। ठीक है। आर्टिकल 20 का सब आर्टिकल 2 क्या कहता है, सब क्लोज 2 क्या कहता है, वो कहता है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मतलब कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति एक ही ऑफेंस के लिए दो बार प्रोसिक्यूट नहीं होगा। ठीक। और इसी का थर्ड जो है सब क्लोज थर्ड कहता है सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी किसी भी पर्सन को मतलब अपराध के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा उसी के अगेंस्ट गवाही देने के लिए, कि आप कोर्ट में जाकर कह दो मैंने ही मारा है, बिल्कुल भी उसे मजबूर नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। तो ये आर्टिकल 20 का सब क्लोज थर्ड कहता है। और आर्टिकल 21 ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, कोई भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये आर्टिकल 21 बोलता है। तो सभी ऑप्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31। अमेंडमेंट एक्ट आया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, फिर ये फंडामेंटल राइट ख़त्म कर दिया गया और कहाँ पहुँचा दिया, आर्टिकल 300A में पार्ट 12 में। ठीक है, तो ये किसके समय पर हुआ था, ये हुआ था मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी उस समय। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विच फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी सस्पेंडिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये कह रहा है जो हमें ये फंडामेंटल राइट दिए गए हैं यहाँ पर इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं हो सकते, इनमें से कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं जब इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिक ही मतलब ख़त्म हो जाता है, वो सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली। आर्टिकल 19 के अलावा जो हमारे वो बाकी फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको, उनके लिए प्रेसिडेंट जब इमरजेंसी का लेटर जारी करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि उन्हें कौन कौन से बाकी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना है। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली हो जाता है और बाकी के वो अपने लेटर में जारी करते हैं। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल 20 और 21 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रेस्पेक्टिवली, ये बिल्कुल भी कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं।
तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Parliament or a state legislature in India can declare a seat vacant if a member absents himself without notice from the session for more than। ये कह रहा है संसद या फिर राज्य विधानमंडल भारत के अंदर किसी भी, अगर पार्लियामेंट है तो एमपी, और अगर क्या कहते हैं, अगर स्टेट लेजिस्लेचर का मामला है तो एमएलए या फिर एमएलसी, ठीक, इनके मामले में उनकी सीट वैकेंट हो सकती है। लेकिन कब हो सकती है? अगर कोई भी मेंबर अपने आप को बिना किसी नोटिस के 60 दिनों से ज़्यादा एब्सेंट रखता है, यानी सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगर 60 दिन से ज़्यादा उसका कोई अता पता नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर उसकी सीट को वैकेंट कर सकती है। ठीक है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल मीट एटलीस्ट। ये कह रहा है भारतीय संविधान की रिक्वायरमेंट के अनुसार पार्लियामेंट को, संसद को एक साल में एटलीस्ट कितनी बार मिलना चाहिए? तो 2 बार मिलना बहुत ज़रूरी है। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा, ट्वाइस अ ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड डैश 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 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो ये कह रहा है कि मतलब जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे उनका परसेंटेज कितना होगा लोकसभा के मेंबर्स के अनुसार। ठीक है, लोकसभा के मेंबर्स के अनुसार कितना होगा? तो वो 15% होता है। मतलब सपोज यदि लोकसभा के मेंबर 100 हैं और 100 मेंबर में से सिर्फ 15% रेशो ही होगा जो टोटल मिनिस्टर्स का होगा प्राइम मिनिस्टर को लगाकर, तो 100 में से टोटल कितना हो गया? 15%, 15। तो यानी प्राइम मिनिस्टर और बाकी के जो मिनिस्टर्स होंगे वो सिर्फ 15 होंगे, 15 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि लोकसभा के मेंबर जो होते हैं उनका 15% ही मिनिस्टर होते हैं टोटल प्राइम मिनिस्टर को मिलाकर। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा 15%। 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज। ये कह रहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन की जो प्रावधान है वो कितना है, क्या है? तो दोस्तों अगर पंचायती राज की बात आई है तो दूर तक बात जाएगी। आइए पकड़ते हैं क्या कहता है इसके बारे में हमारा संविधान। पंचायती राज से क्वेश्चन बन जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, पंचायती राज जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में, 73वां अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में, और पार्ट 9 डाला गया। ठीक है दोस्तों, पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक है जो पंचायती राज की बात की गई है। और साथ में ही इसी एक्ट के द्वारा ही 11th स्केड्यूल भी डाला गया, 11वीं अनुसूची भी डाली गई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, और इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कमेटीज़ तो बहुत आई, एल.एम. सिंघवी कमेटी आई, थंगोन कमेटी आई, लेकिन बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो ज़्यादा मानी गई। जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी उन्होंने उसकी रिकमेंडेशन को सबसे ज़्यादा माना। तो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पर हल्की थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। देखो, एक बलवंत राय मेहता कमेटी एक स्कीम लेकर आई थी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको बाद में नाम दिया गया पंचायती राज। मतलब जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की स्कीम थी इसको ही बाद में पंचायती राज का नाम दिया गया। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया था कि ग्राम पंचायत होगी विलेज लेवल पर, पंचायत समिति होगी ब्लॉक लेवल पर, और जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इन्होंने 3 टियर सिस्टम को रिकमेंड किया था, और जिसमें कि ये कहा था इन्होंने कि जो पंचायत समिति होगी वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत समिति होगी वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब जो मेन काम करेगी, जिसे काम करना होगा। और जो जिला परिषद होगी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी वो एडवाइजरी बॉडी होगी, वो इन सबको कोऑर्डिनेट करेगी, वो सुपरवाइजरी बॉडी होगी। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो चेयरमैन होगा जिला परिषद का।
तो ये सभी रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट थी बलवंत राय मेहता कमेटी की, और राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इनको एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है। और सबसे पहला राज्य जो सबसे पहला राज्य था वो राजस्थान था, जिसने पंचायती राज को इस्टेब्लिश किया। ठीक। मतलब ये स्कीम जो है सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले लागू की गई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में। और उससे पहले बिहार जो था, बिहार राज्य ने बिहार पंचायती राज एक्ट ऑफ 1947, मतलब पंचायती राज सिस्टम को बिहार ने सबसे पहले लागू कर लिया था अपने यहाँ पर, इन सभी पहले 1947 एक्ट के अकॉर्डिंग ही। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो अब हम देखते हैं, ये कह रहा है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स वुमेन मतलब कितना होगा पंचायती राज में? 33% ऑफ टोटल सीट्स। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है टोटल पॉपुलेशन से। ये मान लिया टोटल सीट्स 100 हैं, चाहे वो पुरुष की सीट हो टोटल, चाहे महिलाओं की हो, उसमें से 33 सीट्स जो हैं, 33 सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। सीट्स का 33% है, पॉपुलेशन का नहीं है बिल्कुल भी, ना ही वुमेन के प्रपोर्शनेट है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा, ये याद रखना है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इंक्लूडेड 4 more लैंग्वेज इन द 8 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा संविधान संशोधन है जिसने 4 मतलब लैंग्वेज और 8वीं अनुसूची में डाली। 8वीं अनुसूची में हमारी सारी लैंग्वेज दी गई है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है सारी की सारी 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। टोटल अनुसूची जो है 12 हैं, याद रखना है। इसके लिए आइए हम थोड़ा देख लेते हैं अब इसे क्या है। जब हमारा संविधान आया, जब जो लैंग्वेज थी टोटल 8वीं अनुसूची में वो 14 थी। टोटल लैंग्वेज कितनी थी? 14। उसके बाद में एक लैंग्वेज और आई जिसके लिए संशोधन आया 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, सिंधी लैंग्वेज को डाला गया, तो टोटल हो गई 15। उसके बाद में 3 लैंग्वेज और आई, वो कब आई? 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तो टोटल हो गई 18। उसके बाद में 4 लैंग्वेज और आई जिसके बारे में बात कर रहा है, उसके लिए एक अमेंडमेंट एक्ट आया 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है। और 4 लैंग्वेज कौन कौन सी थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, तो टोटल लैंग्वेज हो गई 22। तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज हैं टोटल, और ये जो 4 लैंग्वेज है ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग डाला गया। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये कह रहा है दोस्तों, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इज, यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज आएगा दोस्तों, सॉरी फॉर मिस्टेक। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इज, ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट की वो इंग्लिश है। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन इज प्रोवाइडेड। ये कह रहा है कि इनमें से किस आर्टिकल के अनुसार जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, ग्रांट पार्डन मतलब माफ़ी, दया याचिका जिसे बोलते हैं ना, दया याचिका डाली है राष्ट्रपति के समक्ष, तो ये ग्रांट पार्डन वही है। इसी पावर के अंदर जो है प्रेसिडेंट पार्डन देते हैं, मतलब माफ़ी देते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में ही प्रेसिडेंट के पास पावर है पार्डन देने की, और यही जो सेम पावर है दोस्तों गवर्नर के पास होती है, वो आर्टिकल 161 में होती है। आर्टिकल 161 में, याद रखना है। और यहाँ पर देखो सेकंड और थर्ड ऑप्शन यानी आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की गई है, मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर जी भी होंगे, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को। ठीक है। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एंड गिव एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74 कहता है। वहीं आर्टिकल 75 में जो है अदर प्रोविजंस होंगे मिनिस्टर से रिलेटेड, यानी वही कि प्राइम मिनिस्टर
जो है प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और बाकी जो मिनिस्टर होंगे वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा आर्टिकल 72, आपको बता दिया है। तो दोस्तों आज की हमारी सीरीज़ ये यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।